Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 18th lecture that is about classification of virus. इस लेक्चर में हम वायरस के करैक्टरिस्टिक देखेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वायरस को किस किस बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया है। उसकी मार्फोलॉजी की बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है, उसके होस्ट रेंज की बेस पे किया गया, रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे किया गया। डिफरेंट मेथड्स को, डिफरेंट चीज़ों को बेस बना के हमने वायरस को क्लासीफाई किया है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने इसके की पॉइंट्स को, यानी कि ओवरव्यू करेंगे कि वायरस जो है वो होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो ए सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। ए मीन नॉट, सेलुलर मीन सेल, कि इनकी बॉडी के पास कोई सेल नहीं होता, इनको हम इसलिए जो है वो नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लिविंग कैरेक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि लिविंग बनाते चीज़ों को, वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उनके पास सेल होते हैं। इसके पास सेल नहीं है, इसलिए हम जो है वो इसको ए सेलुलर कंसीडर करते हैं या नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके पास वो सारे कैरेक्टर्स जितने भी 3 डोमेन सिस्टम में हमने डिस्कस किए थे, ये उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करता। इनके पास उन कैरेक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से जो है हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं लिविंग। इस कैरेक्टर्स उन डिमांड्स को या उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल ना करने की वजह से हम इसको ना डोमेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं और ना ही किंगडम सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं क्राइटेरिया मीन स्टैंडर्ड, हमने जो सेट किए हुए पैरामीटर जो सेट किए हैं, ये उनको अप्रोच नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी कंपोजिशन कैसी है। वायरस की वो चीज़ जो इसको इस काबिल बनाती है कि हम इसको बियोलॉजी में डिस्कस कर सकें। बियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। तो वायरस में ऐसा कौन सा करैक्टर है, कौन सी इसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ है जो इसको बियोलॉजी में इंपॉर्टेंट बनाता है। तो वो इसके अंदर जो है वो ये है कि इसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी मटीरियल को कहते हैं। वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इसको इतना एफिशिएंट बनाता है कि हम इसको लिविंग थिंग्स में जो है वो या बियोलॉजी में जो है वो डिस्कस कर सकें, इसमें कंसीडर कर सकें। और बियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन वायरस का वो करैक्टर जो इनको बियोलॉजी के अंदर लेके आता है या बियोलॉजी में स्टडी करवाता है, वो ये है कि इनके पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, हेरिडिटी मटीरियल होता है, उसमें डीएनए और आरएनए जो है वो आ जाता है, और वो जितना भी है उसने प्रोटीन कोड से जो है उसे सराउंड किया गया होता है, जो भी मटीरियल होता है, और उस प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन कोड सारा कवर किया होता है, जो ऊपर कवरिंग होती है, उसको कैप्सिड का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है उसके लिए। वायरसेस की बॉडी में अपना कोई भी मेटाबॉलिज्म रन नहीं होता। वायरसेस को अपना मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए किसी भी होस्ट सेल से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें अपना जो जितना भी मटीरियल है और अपने प्रोटीन जो है उनको सेंसिस कर सकें। वो जब तक बॉडी के आउटसाइड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर है, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, कोई भी डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे बाहर कोई भी चीज़ है, लाइक टेबल है, उसके ऊपर 2 वायरस है, तो वो 2 ही रहेंगे, चाहे जितने दिन मर्जी गुजरे। जैसे ही वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर होंगे, तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि डिवीजन उनकी स्टार्ट होगी, और इस तरह जो वायरस है पूरी बॉडी के अंदर भी डिजीज़ काज कर सकें, क्योंकि उन्हें अब मशीनरी मिल गई है। यानी कि जैसे भी हमने कोई काम करना हो तो हमें कोई मशीन की ज़रूरत है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, कोई काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। वायरस के पास वो नहीं है। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर होता है और वही उनकी जो मशीनरी है या जो उनके जितने भी टूल्स हैं वो सब यूज़ करेगा और खुद की ग्रोथ जो है वो करेगा। अब वायरस की बात करें तो वायरस को डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया गया, जिसमें आ जाते हैं कि होस्ट सेल की बेस पे, कि कौन सा जो होस्ट सेल है वो यूज़ करेंगे अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी डिवीजन के लिए, ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज़ करें, इस बेस पे इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। इनके जेनेटिक मटेरियल पे कि इनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल 2 तरह का होता है, आरएनए या डीएनए। इसकी बेस पे जो है वो इसको क्लासीफाई किया जाता है। रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी में ये किस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए रेप्लिकेट करते हैं खुद को, और ये किस होस्ट को इफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। और जितनी भी क्लासिफिकेशन है ये सारी की सारी उन गाइडलाइंस को डिस्कस करती है या उन रूल्स को फॉलो करती है जो कि आईसीटीवी ने बनाया है। आईसीटीवी कहते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जो कि इसकी वायरसेस को डिस्कस करती है। इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में जो है वो मानी जाती है, वो जो रूल्स देती है, सारी क्लासिफिकेशन उन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई गई है।
तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो वायरस से रिलेटेड है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि वायरस की दो टाइप्स होते हैं जिसमें प्रायोन्स और वायरॉइड्स आ जाते हैं। इनकी बात करें, इन ये दोनों भी एसेलुलर हैं, जैसे हमने वायरस को डिस्कस किया, और हम इनको भी लिविंग में डिस्कस नहीं करते। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रायोन्स या वायरॉइड्स, या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है। तो जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पायरोइन्स हैं उनके पास सिर्फ प्रोटीन केस होता है, प्रोटीन्स होती हैं ओनली, और जो वायरॉइड्स हैं उनकी बात करें तो उनके पास सर्कुलर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इन उनके पास सिर्फ सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और सिमिलरिटी में ये है कि ये दोनों के दोनों जो है वो डिजीज़ काज करेंगे, इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो काज करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या एमडीकैट में इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। होस्ट पे डिपेंड करते हुए इनको किस तरह क्लासीफाई किया गया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, वायरस ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। वो प्लांट्स पे जब तक रहेंगे उनको इफेक्ट नहीं करेंगे, या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल जाए उनको इफेक्ट नहीं करेंगे, डिजीज़ काज नहीं करेंगे। सिर्फ एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज़ काज करेंगे। उसमें हम बात करते हैं एनिमल वायरस की, जो कि डिजीज़ काज करेंगे। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है और रेबिस वायरस आ जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लांट वायरस की। प्लांट वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करेंगे। उसमें टीएमवी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस को कहा जाता है, वो आ जाता है, या पोटैटो वायरस एक्स जो है वो आ जाता है, जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर करनी है। फिर बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस कहा जाता है, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटिंग। ठीक है, फेज का वर्ड खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसी इन वे में जो है गलत तरीके से जो है वो खाते हैं। उसमें क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को खा जाएगा। ठीक है, ये इस सेंस में बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें T4 फेज आ जाता है, या लैम्ब्डा फेज जो है वो आ जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फेज हैं, यानी कि खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। लास्ट पे हम बात करते हैं आर्किया वायरस की। आर्किया वायरस की बात करें तो ये वो है जिसने आर्किया बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास सल्फोलोबस आ जाता है, स्पिंडल शेप्ड वायरस जो है वो आ जाते हैं। तो ये 4 तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका नेक्स्ट फीचर देखना है कि कौन सा फीचर यूज़ करते हुए इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये नज़र कैसे आते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें किसी की आउटर लुक जो है वो नज़र आ रही होती है, अपीयरेंस जो नज़र आ रही होती है कि कोई चीज़ कैसी नज़र आती है, मॉर्फोलॉजी उसको कहा जाता है। तो इनकी शेप की बेस पे इनको ये कैसे नज़र आते हैं, उस बेस पे जब इनको क्लासीफाई किया जाता है, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम डिस्कस करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस को जब हम डिस्कस करते हैं, इसके पास एक कैप्सिड होता है। कैप्सिड को हमने स्टार्ट पे भी डिस्कस किया था, प्रोटीन कोड होता है, और इसके पास जो है वो और उसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है। कैप्सिड और कैप्सिड के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करेगा कैप्सिड, और कैप्सिड के साथ जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल की बात करें, टीबी और रेबिस वायरस जो है वो इसमें आ जाते हैं। ये हमारे पास ये हेलिकल की जो है वो डायग्राम है, दिस इज हेलिकल। ठीक है, और ये इसके साथ जो है ये हेलिकल, हेलिकल मीन स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग शेप जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कैप्सिड के साथ, जिसने सराउंड करना है उसे। फिर हम सेकंड की बात करें, इसमें हमारे पास बात करें, इसको कहते हैं ओकैसा हेड्रल। इसकी बात करें ओकैसा हेड्रल में, तो इनके पास कैप्सिड होता है, और कैप्सिड के पास सिमेट्रिकल ओसाइकाहेड्रल्स होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस से ये अटैच होते हैं। फिक्स कॉर्नर्स होते हैं, मोनोमर्स जो होते हैं कि प्रोटीन जितने भी यूनिट्स हैं वो स्पेसिफिक शेप में खुद को अलाइन करते हैं, सिमेट्रिकल शो करते हैं। इसको बात करें तो ये ओकैसा हेड्रल जो है उसे शो करते हैं। इसमें एडिनो वायरस और हर्प्स वायरस आ जाता है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। इसका कैप्सिड कैसे होता है, इट्स अबाउट लाइक दिस। ये कैसा हेड्रल, इसके जो यूनिट्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। आई गेस के 20 यूनिट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इसके फिक्स यूनिट मोनोमर बनाने में। ठीक है, ये इसकी सिमेट्री है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस की। कॉम्प्लेक्स वायरस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वायरस जो है वो कम्बिनेशन होता है, वो दो से मिलकर बनेगा, ओकैसा हेड्रल और हेलिकल। इसका जो कैप्सिड होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इनके पास कुछ जो होते हैं वो एडिशनल स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। इसमें टेल आ जाती है, वो भी शो करती है, जिसमें बैक्टीरिया फेज वायरस आ जाता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो दिस इज दी
इसमें हम देखें तो इसमें ये इनका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ओकेसाहेड्रल भी है और साथ इसके हेलिकल जो है वो भी प्रेजेंट है, और साथ ये टेल भी जो है वो शो करेगा। फिर इन्वेल्प्ड वायरस की बात करें, इन्वेल्प्ड वायरस वो होते हैं जिनके ऊपर कैप्सिड तो होता है, ठीक है, वो तो डेफिनेट सी बात है, कैप्सिड होता है, लेकिन उनकी कैप्सिड के ऊपर एक अलग से कवरिंग होती है लिपिड इन्वेलप की। प्रोटीन होते हैं कैप्सिड, और उसके बाद क्या होता है, लिपिड की एक अलग से लेयर आ जाती है जो कि क्या करेगी, होस्ट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जो कि उनको सराउंड करेगी कैप्सिड को। इसमें इन्फ्लुएंजा आ जाते हैं और वायरस आ जाते हैं और HIV आ जाते हैं, और ये जो वायरस होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, ठीक है, लिथल होते हैं लाइफ के लिए, और इनसे जो है वो नुकसान ज़्यादा होता है और बहुत मुश्किल से इनका इलाज होता है इन्वेल्प, क्योंकि इनके ऊपर अलग से कवरिंग आ गई है। और फिर आते हैं नॉन इन्वेल्प। नॉन इन्वेल्प की बात करें तो इनके ऊपर वो कवरिंग नहीं होती, बल्कि सिर्फ कैप्सिड जो होते हैं वही सराउंड करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। इसके अलावा इनके ऊपर कोई लिपिड की लेयर नहीं होती। इसमें पोलियो वायरस या एडिनो वायरस जो है वो आ जाते हैं। तो ये इन्वेलप्ड है, ये जिसके ऊपर देखें आप कवरिंग अलग से है लिपिड्स की, और इसकी बात करें तो इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैप्सिड, ये जो यूनिट्स हैं ये कैप्सिड्स हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजी इनकी डिवीजन, के मार्फोलॉजी के बेस पे इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बात करें, हमने बात की थी वायरसेस का इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है इनमें, कि इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो फॉर्म में आ जाता है, DNA या RNA। तो उसकी बेस पे कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है हम वो देख लेते हैं। DNA की बेस पे अगर हम देखें तो वायरस जिनके पास DNA जेनेटिक मटीरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, DNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, उनको DNA वायरस जो है वो कहा जाता है। अब हम इनको दो इस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। DNA वायरस को दो तरह से डिवाइड करने में हमारे पास आता है DSNA, जिसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, DS मीन डबल स्ट्रैंडेड, उसके बाद SS सिंगल स्ट्रैंडेड। तो वो वायरस जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उनको देख लेते हैं। वो हमारे पास एडिनो वायरस हो सकते हैं। एडिनो वायरस क्या करेंगे, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काज करेंगे, और हर्ब्स जो हैं वो हर्ब्स चिकन पॉक्स जो है ये काज करेंगे। फिर SSDNA की बात करें तो इसका मतलब ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस की बात करें तो इसमें परो वायरस जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस, गैस्ट्रो मीन स्टमक और इंटेस्टाइनस ये वर्ड है, ये यूज़ होता है इंटेस्टाइन्स के लिए, ठीक है। इंटेरिटाइटिस जो वर्ड है वो इंटेस्टाइन के लिए यूज़ होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो हार्मफुल होता है। फिर बात करते हैं RNA वायरस की। ऐसे वायरस जिनके अंदर जो है वो RNA प्रेजेंट है। इसकी बात करें तो इसमें वो वायरस आ जाते हैं जिनके पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है जिसको हम SSRNA कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने SSDNA की बात की थी, और वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसमें SSRNA आता है, DSRNA आता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA। ऊपर DNA था, ये RNA है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इस बात पे। SSRNA की बात करें तो इसमें कोरोना वायरस आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आ जाता है। उसके बाद DSRNA की बात करें तो इसमें जो है वो रूटा वायरस आ जाता है, जो कि गैस्ट्रो इंटराइटिस में प्रेजेंट होता है। तो ये इनके आपने ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कौन से इन्फेक्शन काज करते हैं ये आपने याद रखें, ठीक है। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल के जेनेटिक बेस पे इनको जो है वो कैसे क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की, कि रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को ये यूज़ करते हैं रेप्लिकेट करते हुए। रेप्लिकेट मीन खुद को डिवाइड करना, खुद को दो के अंदर डिवीजन शो करना, रिप्रोडक्शन शो करना। तो ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उस बेस पे क्लासीफाई करना। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव सेंस RNA वायरस, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं रेप्लिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे पहले DNA होता है, DNA के बाद RNA होता है। DNA से RNA जो बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। DNA से RNA बनना इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है जो हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। अब RNA वायरस है तो ज़ाहिर है इनके अंदर RNA प्रेजेंट होगा। जो इनके अंदर RNA जीनोम प्रेजेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेटेड होगा। RNA से प्रोटीन बनना इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली जो है वो होस्ट सेल राइबोसोम यूज़ करते हुए जो है वो ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल की बात करें तो पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस जो है वो आ जाते हैं। नेगेटिव सेंस RNA की बात करें, नेगेटिव सेंस RNA जो है उनके वो डायरेक्टली जो है वो RNA से प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे,
ठीक है। उनमें क्या होगा, उनमें जो वायरस होंगे वो आरएनए जीनोम को सबसे पहले ट्रांसक्राइब करेंगे मैसेंजर आरएनए में। ठीक है। आरएनए को ही आरएनए में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके और ये किया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज़। मरेज़ जो है ASE जो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास यूज़ किया जाता है एंजाइम के लिए, ये वर्ड। ठीक है। ये जो एस यूज़ हो रहा है ये एंजाइम के लिए है। इसका मतलब ये कि ये एंजाइम यूज़ किया जाएगा ताकि वो इसको सेंसिस कर सके। इस तरह राइबोसोम से मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उसको प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा। इनकी एग्जांपल की बात करें, इनमें रेबिस वायरस और इबोला वायरस जो है वो आ जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया जाएगा, इसमें वो वायरस इंक्लूड आते हैं जो कि डीएनए से जो है वो खुद को करेंगे। डीएनए इनके पास होता है। ये क्या करेंगे डीएनए से, ये सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट जब खुद को करेंगे तो ये डीएनए जीनोम वाले एंजाइम्स जो है उनको यूज़ करेंगे और इसमें डीएनए से जो है वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैरी होगी। ऊपर दोनों में आरएनए थी, इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए होता है, ये आपने याद रखना है। और ये ट्रांसक्रिप्ट करेंगे उसे, यानी कि डीएनए से नेक्स्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें वो आ जाते हैं जितने भी है वो रेप्लिकेट होंगे एंजाइम जिनके पास जो है वो डीएनए होगा, और वो जो है यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करेंगे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। आरएनए इसमें वो होगा जिनके अंदर आरएनए जीनोम प्रेजेंट होगा। फिर क्या इसमें क्या होगा, आरएनए से डीएनए पहले सेंसिस होगी, नेक्स्ट है वो कैरी ऑन होगा जिसमें एड्स आ जाता है। ठीक है। ये सिंगल इसमें आरएनए होता है, इसको पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू डीएनए में चेंज किया जाता है, देन जो है उसको रीड किया जाता है। डीएनए की बात करें तो इसमें जो है वो हेपाइटिना वायरस आ जाता है। ठीक है। हेपा डीएनए वायरस आ जाता है जिसमें हेपाटाइटिस बी वायरस जो है वो अटैक करेगा। तो ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी जो है इस पे डिस्कस किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।